नमस्कार। चलिए आज इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और दिल्ली सल्तनत के एक ऐसे दौर में चलते हैं जो कह सकते हैं महत्वाकांक्षा, अजीबोगरीब प्रयोगों और त्रासदियों से भरा हुआ था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश की। कभी सोचा है कि कैसे शानदार ब्रिलियंट आइडियाज पूरी तरह से तबाही मचा सकते हैं? यही सवाल असल में तुगलक वंश की कहानी का सार है। एक ऐसा वंश जिसकी सोच तो अपने समय से बहुत आगे थी, लेकिन अफसोस जिसकी लगभग हर योजना एक बड़ी नाकामी साबित हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 1320 सीई से। ये वो दौर था जब खिलजी वंश का पतन हो रहा था और दिल्ली की सल्तनत पर एक नए राजवंश के उभरने की तैयारी थी। ये थे तुगलक, जिनका ताल्लुक तुर्को अफगान मूल से था। वो सत्ता में आए एक बहुत बड़े वादे के साथ, सल्तनत में स्थिरता लाने का वादा। और इस वंश की नींव रखी गयासुद्दीन तुगलक ने, जो पहले एक गवर्नर हुआ करते थे और जिन्होंने एक बिखरे हुए साम्राज्य को, आप कह सकते हैं, फिर से एक साथ लाने का जिम्मा उठाया। अब गयासुद्दीन तुगलक की बात करें तो उन्होंने सिर्फ 5 साल में ही एक बहुत मजबूत नींव डाल दी थी, लेकिन उनकी कहानी का अंत बड़ा ही नाटकीय और रहस्यमय था। एक मंडप एक पवेलियन के ढहने से उनकी मौत हो गई। और मजे की बात यह है कि कई इतिहासकार मानते हैं कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि इसके पीछे उन्हीं के बेटे का हाथ हो सकता है। गयासुद्दीन के बाद अब कहानी में एंट्री होती है भारतीय इतिहास के सबसे, कह सकते हैं, इंटेलिजेंट और साथ ही सबसे कंट्रोवर्शियल किरदारों में से एक की, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए, वो एक विजनरी थे, इसमें कोई शक नहीं। उनके आइडियाज कमाल के थे, अपने वक्त से बहुत आगे। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब उन आइडियाज को लागू करने की बारी आई। ज्यादातर मौकों पर वो विनाशकारी साबित हुए और यही चीज उनकी विरासत को इतना पेचीदा बना देती है। तो अपने साम्राज्य को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने 3 बहुत बड़े और रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए। चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन योजनाओं का हुआ क्या। और यही हमें मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी का पूरा सार समझ आता है। हर ब्रिलियंट आइडिया जब जमीन पर उतरा तो लोगों और सल्तनत के खजाने के लिए एक डिजास्टर बन गया। राजधानी बदलने का फैसला हो या फिर टोकन करेंसी का। अरे टोकन करेंसी तो इतनी बुरी तरह फेल हुई क्योंकि लोगों ने घर घर में नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। सोचिए, पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था ही ठप पड़ गई। अच्छा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के उस उथल पुथल भरे दौर के बाद गद्दी पर बैठे उनके चचेरे भाई फिरोज शाह तुगलक, और उन्होंने एक बिल्कुल ही अलग रास्ता चुना। उन्होंने बड़े बड़े क्रांतिकारी प्रयोगों से तौबा कर ली। इसके बजाय फिरोज शाह का पूरा ध्यान साम्राज्य की नींव को फिर से बनाने और सबसे जरूरी जनता का भरोसा वापस जीतने पर था। उनका शासन, आप कह सकते हैं कि 4 मेन पिलर्स पर टिका था। सबसे ज्यादा जोर था पब्लिक वर्क्स पर, नहरें, शहर, ये सब बनवाना। फिर आए टैक्स रिफॉर्म्स। उन्होंने कई तरह के टैक्स खत्म कर दिए। इसके अलावा शिक्षा और धर्म को भी बढ़ावा दिया। और हाँ, गुलामों के लिए एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया। कुल मिलाकर उन्होंने लोगों की जिंदगी को आसान बनाने की कोशिश की। और ये जो उन्होंने काम करवाए, उनका स्केल वाकई बहुत बड़ा था। सोचिए, उन्होंने सल्तनत में कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन खुशहाली वापस ला दी। शहर, नहरें, अस्पताल, एक तरह से उन्होंने इन सब का एक पूरा नेटवर्क बिछा दिया था, जिसका असर आज तक महसूस किया जाता है। लेकिन कहानी में एक और मोड़ आता है। ये जो स्थिरता और खुशहाली का दौर था, वो ज्यादा लंबा नहीं चला। फिरोज शाह की मौत के बाद साम्राज्य एक बार फिर तेजी से ढलान की तरफ बढ़ने लगा। फिरोज शाह के जाते ही जो अराजकता फैली, ये टाइमलाइन उसकी गवाह है। उत्तराधिकार के लिए जंग छिड़ गई। कुछ ही दशकों में एक के बाद एक कमजोर शासक आए और गए। सब आपस में ही तख्त के लिए लड़ते रहे। नतीजा, साम्राज्य अंदर से पूरी तरह खोखला हो गया। और फिर 1398 में वो हुआ जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। मध्य एशिया से तैमूर का आक्रमण। उसने दिल्ली पर हमला किया, उसे बेरहमी से लूटा और शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया। इस एक हमले ने तुगलक वंश की कमर ही तोड़कर रख दी। तो सवाल उठता है कि लगभग 100 साल के शासन के बाद आखिर बचा क्या? तुगलक वंश की विरासत आज भी हमें उनकी वास्तुकला, उनकी इमारतों और उनके कुछ प्रशासनिक कामों में देखने को मिलती है। उनकी वास्तुकला का अंदाज भी एकदम अलग था। विशाल ढलान वाली दीवारें, सजावट पर ज्यादा जोर नहीं बल्कि मजबूती और सादगी पर। उनकी इमारतें जैसे तुगलकाबाद का किला देखकर ही लगता है कि वो किसी मुश्किल दौर में बनाई गई हैं। ये उस अशांत समय को दर्शाती है और इसने आगे चलकर इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के लिए एक बेस तैयार किया।
तो यहाँ हम इस राजवंश के पूरे सफर को एक साथ देख सकते हैं। एक तरफ गयासुद्दीन तुगलक, वो मजबूत संस्थापक जिसने एक साम्राज्य खड़ा किया, और दूसरी तरफ नसीरुद्दीन महमूद शाह, वो आखिरी कमजोर वारिस जिसके देखते देखते पूरा साम्राज्य तबाह हो गया। आखिर में तुगलक वंश की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये कहानी है महत्वाकांक्षा और असल शासन के बीच उस जरूरी संतुलन की, और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर होता क्या है जब किसी शासक का विजन उसकी हुकूमत करने की काबिलियत से कहीं बहुत कहीं आगे निकल जाता है।